आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूँ। ये पॉडकास्ट है और आज मैं इंडिया टुडे मैगजीन पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। प्रभाष कुमार दत्ता ने वो आर्टिकल लिखा है और उसका जो शीर्षक है वो काफी आकर्षित करता है, चौंकाने वाला भी है। उसमें लिखा है कि हर बार दिल्ली को एयर पॉल्यूशन के लिए ब्लेम करना क्या सही है। हम अक्सर कोई भी रिपोर्ट आती है प्रदूषण से जुड़ी, उसे पढ़ते हैं तो दिल्ली कहीं ना कहीं टॉप 10, टॉप 5 और कभी कभी तो टॉप सिटी पर होता है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है। लेकिन प्रभाष कुमार दत्ता का आर्टिकल कई ऐसी बातें कहता है जो पहले हमारे कभी शायद ध्यान में नहीं आई होंगी। मेरे साथ प्रभाष जी हैं, स्वागत है सर आपका। शुक्रिया नितिन। और ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा अमूमन ध्यान नहीं जाता। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो शहर को कहा था फिल्दी एयर वाला शहर है ये, गंदा शहर है, बेसिकली गंदी हवा है यहाँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को ब्लेम करना हर बार सही नहीं है, और आपका ये भी कहना है कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब शहर हैं, और आपका ये भी कहना है कि दिल्ली ने अपने तई, अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं जिनको सराहा जाना चाहिए। तो मुझे आपसे पूछना है सर कि क्या इन प्रयासों का कोई परिणाम सामने आया है। ये तो हम सभी जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कि वाकई दिल्ली एक प्रदूषित शहर है। लेकिन पिछले साल, उससे पिछले साल और उसके पिछले साल स्थिति बदतर तो थी ही। क्या इस साल कोई सुधार आप देखते हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को थोड़ी बहुत सही लेकिन शाबाशी तो मिलनी चाहिए। देखिए, सुधार दिवाली के अगले दिन लोगों ने 10 बजे के आसपास दिल्ली के ऊपर आसमान में सूरज को चमकते देखा। हाँ, ये तो था। कितने लोगों ने पहले देखा था और कितने सालों बाद ऐसा देखा। अमूमन ये होता है कि दिल्ली में दिवाली की अगली सुबह जो होती है वो बहुत अधिक धुंध और धुएं से भरी होती है, जिसमें सूरज दिखाई नहीं देता है। इस बार धूप थी, लोग अपनी बालकनी में धूप सेक रहे थे या बाहर जो जा रहे थे उन्हें भी राहत थी। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिटेड स्तर पे लोग यूज कर रहे हैं, जिन्हें भी बाहर और मार्केट, जबकि मार्केट और ऑफिसेस खुल चुके हैं लगभग। जो लोग भी इस स्थिति में है कि वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें और जाएं ऑफिस, दफ्तर, बाजार, वो सारे लोग जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं लगभग पहले जैसी, और पहले जितनी प्राइवेट व्हीकल्स पहले होती थी उससे ज्यादा हो रही है। इसका सबूत दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में दिख रहा है। जी, तो सर एक बात बताइए, पहले के मुकाबले अभी स्थिति बेहतर है। इसके पीछे क्या कारण रहे कि आप ये कह रहे हैं? और मैं ये भी चाहूंगा कि आप कोई आंकड़ा तो बताएं कि जिससे ये मान लें हम कि हाँ बेहतर है। ये तो ठीक बात है, हाँ मैं बता दूं, ये मैं मानता हूँ कि सूरज 3-4 साल पहले मैं यही था दिवाली पर, नहीं दिख रहा था और पहली बार लोग स्मॉग को फील कर रहे थे। और मुझे ये भी याद है कि हफ्ते भर से ज्यादा वो माहौल बना रहा और लोग कह नहीं रहे थे, लेकिन एक डर था, मतलब एक अजीब सा डर था क्योंकि सूरज निकल ही नहीं रहा था। नितिन, मैं जो बात कह रहा था उसमें एक बात और ये कह रहा था, जो सबूत जिसका आपको मिलेगा। पिछले साल दिवाली दिल्ली में नवंबर के महीने में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। हाँ बिल्कुल, पोल्यूशन के कारण। इस साल आपने क्या वो स्तर देखा है? हाँ ये आप सही कह रहे हैं। पिछले साल, जबकि जी, जी, पिछले साल आज की तुलना में कम गाड़ियां चल रही थी। मेट्रो फुल कैपेसिटी में चल रहा था। मेट्रो ट्रेनें जो चल रही थी वो फुल कैपेसिटी में चल रही थी। लोग पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी पब्लिक व्हीकल्स की जगह प्राइवेट व्हीकल्स पे ज्यादातर लोग हैं, सड़कों पे लोग हैं और फैक्ट्रियां चल ही रही है। बावजूद उसके इस बार हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की मुझे नौबत याद है नहीं कई आई लोगों है। ने बुजुर्गों के लिए और अपने घर के बच्चों के लिए एडवांस में हॉस्पिटल्स में बेड बुक किए थे, जिनका उनको डर था कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सही है। जी, और दिल्ली सरकार ने 50 लाख मास्क बेचने के वो बंटवाने की बात की थी। उस वक्त कोविड नहीं था भारत में। कि क्या लॉकडाउन भी एक कोविड, वजह है, क्योंकि लोग जो हैं इस बार तो घर से कम ही निकल रहे हैं ना पिछली बार के मुकाबले। अभी लॉकडाउन है नहीं, हम अनलॉक के एक्सटेंडेड फेज में चल रहे हैं और लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिल्ली में जो होती है वो चल रही।
लोग लोग घरों से बाहर 2 सूरत में निकलते हैं, या तो वो घूमने जाना हो उन्हें, जी। या उन्हें शॉपिंग करनी हो, या ऑफिस के 3 सूरत होगी, या ऑफिस अपने कारोबार के सिलसिले में हो। बस घूमने वाली जो स्थिति है, वो कुछ पार्क्स और बड़े जगहों पे लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोग गाड़ियां पहले के मुकाबले ज्यादा इस बार निकाल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक लिमिटेड कैपेसिटी में चल रही है। प्राइवेट व्हीकल्स बाहर है सड़कों पे ज्यादा, अगर मोटरसाइकिल बाहर है ज्यादा, अगर कारें बाहर हैं ज्यादा, तो व्हीकुलर पोल्यूशन तो होना चाहिए, और वो हो रहा है। बावजूद उसके इस बार दिल्ली को हेल्थ इमरजेंसी नहीं फेस करनी पड़ी है। ये एक राहत की बात है, ये सबूत भी है। अब इस मैं और दूसरे सबूत जो दिल्ली ने क्या किया है, और जो दूसरे कई शहरों ने नहीं किया, या कोई दूसरा शहर मेरे ज़हन में नहीं आता जिसने इतना सब कुछ किया हो। जैसे सर, जैसे? 1990 हुँ। 1990 के दशक के में दिल्ली के अलावा कोई दूसरा शहर शायद ही भारत में हो जिसने एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं की। बेशक ये व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया, या जैसे भी एक रिपोर्ट छपती है स्लो मर्डर के नाम से, सीएससी जो एक संस्था है जो एनवायरनमेंट पे काम करती है, उसकी रिपोर्ट छपती है, उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ हिदायत देती है दिल्ली सरकार को, उनसे सवाल जवाब करती है। दिल्ली सरकार बदले में एक प्लान देती है कि कैसे वो पोल्यूशन को कम करेगी। उसके तहत जो पोल्यूशन करने वाली बसें थी, जो टैक्सियां थी, जो ऑटो थे, जो ईंधन जो पेट्रोल और डीजल पे चलती थी, उनके बजाय एक झटके में सीएनजी की फ्लीट आ गई दिल्ली में। जी। थोड़े ही समय बाद जितने पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनको दिल्ली के बाहर रिलोकेट कर दिया गया। ये इमीडिएट राहत मिली थी दिल्ली को उस वक्त। ये हमारे सामने की बात है। दूसरे किसी शहर में ये इस तरह के से काम नहीं हुआ था। बीते 3-4 सालों में जब वापस से पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में बढ़ने लगा, तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने एक मिले-जुले कोशिश से उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई। एक बड़ी राहत की जो स्कीम रही वो एक्सप्रेसवे का निर्माण। 2 एक्सप्रेसवे बने, दोनों दिल्ली से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्यों को जाने के लिए जो गाड़ियां आती थी वो करीब 40,000 थी। वेहिकुलर पोल्यूशन दिल्ली के लिए सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है एयर पोल्यूशन के लिए। वो 40,000 से 4,000 पर आज के डेट में आ गई है। ये इस तरह की कोशिशें नहीं दूसरी जगह हुई है। दूसरा, दिल्ली पोल्यूशन को लेकर ही खासकर केंद्र सरकार ने BS 6 स्टैंडर्ड को एक्सपेडाइट कर दिया है। BS 4 से सीधा BS 6 पे आ रहे हैं, ताकि जो ये पोल्यूशन, ये जो फ्यूल की क्वालिटी है, ये कम पोल्यूशन करेगी। दूसरी और इस तरह के कई सारे कदम, जैसे दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए। लास्ट ईयर ऑड इवन स्कीम, उसके वो कितना सफल रहा नहीं रहा इस पर बहुत चर्चा होती है कि वो फेल था। कुछ लोग कहते हैं सफलता डिपेंड करता है राजनीति के किस टेबल के किस तरफ आप बैठे हैं। लेकिन उसने एक काम तो जरूर किया कि लोगों में अवेयरनेस ला दिया, खासकर छोटे छोटे बच्चों में। अगर ये बच्चे कल को बड़े होंगे, गाड़ियां लेके निकलेंगे, तो इनके जहन में वो बात रहेगी कि हमें पोल्यूशन से लड़ना है। ये काम इस बार भी दिल्ली सरकार ने किया है कि वो आप आए रेड लाइट पे तो बंद करें इंजन गाड़ी की। ये सारी चीजें हमारे यंगर जनरेशन को एक संदेश दे रही है। काम के तौर पर देखें तो स्मोक टावर जो पिछले साल बनाए थे, इस साल दिल्ली सरकार ने करीब 70 लाख लीटर पानी दिल्ली में छिड़काव किया है, जिससे कि पॉल्यूशन जमीन पर आ जाए, हवा में ना रहे। एक और काम किया है, अभी बहुत सारे फर्नेसेस दिल्ली में चलते हैं और इनकी संख्या कोई काउंट करके रखी जाए इतनी नहीं है, मतलब उससे ज्यादा है, बहुत है, अनगिनत है। उनको वहां किसी भी तरह का पोल्यूटिंग फ्यूल इस्तेमाल करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। दोनों सरकारों ने ये कहा है कि आप पाइप्ड नेचुरल गैस लीजिए, PNG लीजिए, और उस पे हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, कम लागत पर देंगे।
इससे उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगा। अब पराली जलाने को लेकर देखिए, अभी पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो नया लिक्विड तैयार किया गया है, उस लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली की सरकार अपने खर्च पे किसानों के बीच कर रही है। ये भी ऑफर कर रही है कि आसपास के राज्य के किसान भी लेना चाहे तो वो देने को राजी है अपने खर्च पे, ताकि पराली ना जले, स्टबल बर्निंग ना हो। बिल्कुल। तो ये प्रयास तो हैं सर। जी, वो प्रयास तो आप बता रहे हैं, ठीक है। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे हैं अब। तो पहला तो उनमें ये है कि आप अपने लेख में कुछ कारण भी गिना रहे थे कि दिल्ली में क्यों प्रदूषण होता है, जिसमें आप कुछ प्राकृतिक कारण भी गिना रहे थे और ये भी कह रहे थे उसमें शायद कि दिल्ली जो है वो इस तरह का बसा हुआ शहर नहीं है कि जिसमें कोई व्यवस्था हो। बसते-बसते बसा हुआ शहर है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वो क्या था ज़रा उसे थोड़ा-सा विस्तार में बताएँगे? देखिए, प्रदूषण की वजह हमें ढूंढनी होगी कि आखिर प्रदूषण क्यों है। हुँ, प्रदूषण दिल्ली में जो है, इसका अब 2 साल पहले केंद्र सरकार ने एक कमीशन गठित की थी, जिसका काम था दिल्ली के प्रदूषण की जांच करना। जी, उसने कार्बन। बताया कि हुँ, हाँ, उसने बताया कि दिल्ली जो है अपने पोल्यूशन लेवल के लिए सिर्फ 36% जिम्मेदार है। अच्छा, बाकी बाकी तो बाहरी। बाकी हुँ, बाकी 64% बाहर से है। गर्मियों अच्छा, में ये और भी बढ़ जाता है। और गर्मियों में पोल्यूशन, दिल्ली में जो पोल्यूशन आता है वो पाकिस्तान तक से पोल्यूशन आ जाता है, अच्छा, क्योंकि हवा, ये सर्कुलेशन हवा का ऐसा है, दिल्ली ऐसी जगह पर है, ज्योग्राफिकली उसका लोकेशन ऐसा है कि इस अभी के मौसम में यहाँ की हवा लगभग स्टिल हो जाती है, रुक सी जाती है। और ये समझ लीजिए कि एक कमरा है जो बंद हो गया है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, उस कमरे में आप सांस भी छोड़े, छींक भी मारे तो वो जो भी मुंह से निकलेगा वो वहीं हवा में वो चीजें तैरती रहेंगी। दिल्ली ओके, अभी उसी तरह की एक स्थिति में फंस जाती है। ओके। और आखिरी मेरा सवाल फिर ये है कि दिल्ली पर तो सबका फ़ोकस रहता है, देश की राजधानी है, तो स्थिति खराब होती है तो एम्प्लीफाई हो जाता है, मीडिया भी ज़्यादा ज़ोर-शोर से बताता है, लोगों में चर्चा भी ज़्यादा ज़ोर-शोर से होने लगती है। लेकिन आपके मुताबिक वो और कौन से बड़े शहर हैं हमारे ही देश के, हमारे ही लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है, शायद दिल्ली से भी ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है अब? अब दिल्ली के पड़ोस में ही गाजियाबाद, वो इस साल जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ उसमें नंबर 1 पे था। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड सिटी गाजियाबाद। भारत में और कई शहर है, मुरादाबाद है, आगरा है, लखनऊ है। अभी पिछले हफ्ते जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी उसमें हावड़ा सबसे अधिक पोल्यूटेड था, एयर पोल्यूटेड। उसके बाद कोलकाता, उसके हुँ। बाद में राजस्थान का एक शहर था, फिर दिल्ली का नंबर था। तो ये फरीदाबाद है जो तब लगातार ही तब पोल्यूटेड तब रहता है। तब दिल्ली का नंबर था, इतने आपने गिनाए त- उसके बाद। तो ये जी, जो ये फ्लूइड सिचुएशन है। ये जी, किसी दिन देखेंगे कि दिल्ली में ज्यादा है, किस दिन देखेंगे फरीदाबाद में, किस दिन ऊपर। आगरा में या मुरादाबाद में। तो ये ऐसे शहर आसपास के हैं। आप सिर्फ दिल्ली में अगर कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए, जो कि गलती से यही कोशिश होती रही है, तो वो कभी कारगर साबित नहीं होने वाला, क्योंकि आसपास पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। और दिल्ली के आसपास का जो एनवायरमेंटल पोजीशनिंग, उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो ऐसा बना देता है कि ये वो चैम्बर बन नहीं है, गैस चैम्बर। वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि गैस चैम्बर है। वो गैस चैम्बर इसलिए नहीं है कि हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। वो इसलिए भी, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन हम नहीं फैला रहे हैं, हम फैला रहे हैं। लेकिन दिल्ली की आबादी अब देखिए किस रफ्तार से बढ़ी है। यहाँ लोग अपनी जीविका के लिए हर तरह के लोग आते हैं। बैंगलोर ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स जाते हैं, और कुछ और लोग अब जाने शुरू हुए हैं। दिल्ली में तो टेक्नोक्रेट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या आम रिक्शे वाला हो, रेहड़ी लगाने वाला हो, या सब आएँगे। किसी, सब आते हैं। वो सब आते हैं और सबको इस शहर से जीविका, उनकी जीविका मिलती है उनको। तो उस शहर पे लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ उस रहा है। लोड के साथ कहाँ कार्बन एमिशन भी होगा। कार्बन बिल्कुल, एमिशन होगा तो यहाँ पोल्यूशन भी बढ़ेगा। एग्ज़ैक्टली। पोल्यूशन बढ़ेगा, हुँ, पोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी हवा में वो पोल्यूशन जा रहा है जो कुछ महीनों में, या कुछ खास समय में, जैसे कि अभी का वक्त है,
इस समय में यहाँ की हवा रुक जाती है, वेंटिलेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन नहीं होगा तो ये स्थितियां पैदा होंगी। इसके लिए दिल्ली को ऑल द टाइम ब्लेम करना ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है शहर के साथ। जो पुराना शहर है, इसको किसी ने प्लान किया था किसी ज़माने में 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में, और उसके पहले के ज़माने में भी नहीं हुआ, तो वहाँ से लेकर अभी वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। इसका जो कोई हिस्सा प्लान करके कोई कॉलोनी प्लान कर ली जाती है, वो कॉलोनी भी ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगती है बाद में। तो ये वैसा शहर नहीं है जिसमें रूल बुक के हिसाब से चलेंगे। रूल बुक के हिसाब से चलने के लिए आसपास के पूरे इलाकों में, आसपास के राज्यों में पोल्यूशन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। जब आसपास के राज्यों में पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा तो दिल्ली की हवा फिर भी स्थिर रहेगी, लेकिन इसमें पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली अपने लिए सिर्फ 36% रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। और मुझे याद आया कि कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने शहरों को जिस तरह उपनिवेश बनाते चले जा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहर जो हैं, उनमें नोएडा, गुड़गांव, कभी हम देखते थे यहाँ आबादी भी नहीं थी, और अब कितनी आबादी यहाँ हो गई है, लोग यहाँ पर घर बसा चुके हैं, और वो भी अपनी नौकरी करने के लिए रोज़ सुबह इसी शहर में आते हैं और रोज़ शाम को इसी शहर से जाते हैं। तो जाहिर है कि पॉल्यूशन भी जो है उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। और जैसा प्रभाष जी आपने बताया कि इसमें प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं, और साथ ही जो आसपास के और भी कारक हैं, जिनमें हमारे आसपास के चाहे राज्य हों और चाहे फिर पाकिस्तान जैसा देश हो, वहां से भी प्रदूषण जो है दिल्ली की हवा में आता है, घुलता है, मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी बारीकी से और इतनी आसानी से सिक्के का दूसरा पहलू हमारे सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद नितिन। और ये प्रभाष कुमार दत्ता हैं, इंडिया टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और अक्सर सियासत पर लेख लिखा करते हैं, लेकिन आज दिल्ली के प्रदूषण पर उन्होंने कुछ लिखा जिसे पढ़कर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान नहीं भी देते हैं, तो वो आपको जाननी चाहिए। और शायद दिल्ली की हवा बदल रही है, शायद दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ सीखा है और उसे अप्लाई भी किया है, और इसमें सरकार और समाज दोनों का सहयोग भी है। और आने वाले दिन दिखाएंगे कि इस तरफ लोग बढ़ते रहें या फिर कोई दिक्कत परेशानी आई, क्योंकि जितने धीरे 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 प्रयास होंगे, बढ़ेंगे, उतनी ही दिल्ली की हवा साफ हो सकेगी। radio@aajtak.com हमारा मेल आईडी है। इस बातचीत के बारे में कुछ भी कहना सुनना हो, वहां पर हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी राय रख सकते हैं, एकदम मुफ्त है अपनी राय रखना, तो कोई भी रेस्पॉन्स, रिएक्शन हो वहां पर जरूर दीजिएगा। नितिन ठाकुर मेरा नाम है, पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।